ओटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, ओटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने देशवा के लिए, अपने जनता के लिए, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, अपने अपने घर से निकल के आवा दे दा वोट, कोई जनी बैठा मत घर में, सब लोग वोट दा, अपने अपने घर से निकल के आवा दे दा वोट, जैसे देश का हो भलाई, जैसे देश का हो उन्नति, वही के दी है वोट, वोटवा सबके हो जरूरी भैया देशवा के लिए, भैया देशवा के लिए, एक वोट से हार जीत हो मन में ली है सोच, एक वोट से हार जीत हो मन में ली है सोच, जैसे दोष को हो भलाई, जैसे देश को हो भलाई, वही के दी है वोट, वोटवा सबके हो जरूर भैया देशवा के लिए, भैया देशवा के लिए, भैया देशवा के लिए। नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो आपने सुना सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म भूषण छन्नूलाल मिश्र जी को, जिन्होंने वोट डालना याद दिलाया, लेकिन लोगों ने किसको वोट डाला है ये अब देखना होगा। हालांकि क्योंकि 5 बजे तक आपको बता दें 54.2% लोगों ने वोट डाला है, पिछली बार की तुलना में 5.5% कम। पता तो अब 10 मार्च को चलेगा, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है, पहले से ही गर्म है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा गर्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण के मतदान समाप्त हो गया है और अब किसकी सरकार बनेगी इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। आपने देखा कि किस तरह से 54.2% ही पड़े हैं और पिछली बार से 5.5% कम है। तो आज हम पोल ऑफ पोल्स के तहत समझेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनावों में बाजी मारती दिख रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सब महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बागडोर को केंद्र की बागडोर से जोड़कर देखा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी वोटिंग हुई। पिछली बार 2017 में इन 54 सीटों में बीजेपी ने 29 और समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। इस बार के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव खुद पहली बार विधानसभा के लिए मैनपुरी के करहल से चुनावी मैदान में हैं और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सदर से चुनावी मैदान में पहली बार ही विधानसभा में उतरे हैं। ये दोनों अब तक लोकसभा का ही चुनाव लड़ते आए हैं। तो सबसे पहले योगी कैबिनेट को छोड़ने वाले सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने पिछली बारी इन सीटों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था। इस बार उन्होंने कहा है कि महंगाई, आवारा पशुओं, बेरोजगारी की वजह से योगी सरकार जा रही है। भाजपा ने दलितों, पिछड़ों के साथ छल किया, जिसका फल उन्हें मिलेगा। तो हमें कहा गया कि राजभर जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनका इंतजार करेंगे कि राजभर जी हमारे साथ जुड़े। लेकिन हमारे साथ बहुत खास मेहमान है रामदत्त त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश से। अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। आलोक वत्स नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय सचिव आरएलडी हमारे साथ हैं। तो अगर अनुपम मिश्र, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, मुझे कहा गया कि वो कह रहे हैं कि हम इस बार ये पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो हमने आपको आमंत्रित किया है। आपसे आपका आंकलन, अब 7वां चरण का मतदान हो गया है, आपके खेमे में आपका ये दल बना है, गठबंधन हुआ है, क्या आंकलन है, कैसा हुआ है चुनाव? मुझे लगता है कि यदि आप पूरे प्रथम फेज से लेकर के 7वें चरण तक के मतदाताओं का रुझान देखें, हालांकि इस समय कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी शुरुआत के 3 चरणों में ही सत्तारूढ़ दल को यह एहसास हो गया था कि हवा उनके पक्ष में नहीं है। और यह एहसास उनको चुनाव से पहले भी था, क्योंकि उन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया है इश्तिहार लगाने के अलावा। उनके पास यदि कोई उपलब्धि थी तो वो ये थी कि इश्तिहार लगाएं और छोटी सी बात को बड़ी बात करके दिखाएं, जिसको जनता जान चुकी है। और वो सोचते रहे इस बात को कि उनके पक्ष में है, लेकिन उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जहां गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोगों ने लगातार भ्रमण किया
और वहां पे भी उन्हें अंदाजा था, और उससे बढ़ अनुपम के जी, वो कह अगर रहे मैं थे। आपसे पूछूं, आपको रोक के पूछूं कि पिछली बार की 1 सीट से क्या इस बार आपको लग रहा है ज्यादा आएंगी? आरएलडी की तो कितनी आ जाएंगी मैं तो अंदाज? आपको उसका उसका अंदाजा नहीं, मैं आपको उसकी स्पष्ट बात बता रहा हूं कि हम लोग सरकार 10 मार्च के बाद बनाने जा रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का अलायंस जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल देगा इस बार। आरएलडी की 1 से कितनी ज्यादा हो जाएंगी? अरे आप देखिए, मैं ये कहना, मुझे लगता है कि आप मुझसे ये ना कहलाएं, लेकिन आरएलडी का सर्वोत्तम प्रदर्शन होगा इस बार। ठीक है, ठीक है। अलका जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे अलका जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, लेकिन ओपी राजभर जी हमारे साथ आ गए हैं और उनके पास भी मैं चाहूंगी। अलका, आपके पास आऊंगी। राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज जिस तरह से मतदान हुआ है, ये आपके ही प्रभाव क्षेत्र में हुआ है, आपका क्या आंकलन? आज मतदान बस अभी 6 बजे समाप्त हुआ है जी। देखिए, आज का जो चुनाव है, ये चुनाव में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इन जिलों में तो भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। बनारस की सीट पे हम 8 में 5 जीत रहे हैं, चंदौली में 4 में 3 जीत रहे हैं, भदोही की तीनों सीट जीत रहे हैं। हम आपके मिर्जापुर में और सोनभद्र में, भदोही की तीनों सीट जीत रहे हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र में हम 1 सीट लड़ाई में हैं। और ये 54 में आप देखिएगा कि हम लगभग 50 सीट जीत रहे हैं। तो 54 में आप कह रहे 50 सीटें जीत रहे हैं, तो बहुत ही आपके खेमे के लिए और आप लोगों के गुट के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, और जो आप इतने बढ़िया जिस तरह से आपका कहना है 50 सीटें जीत रहे हैं, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो अपनी सीट में प्रचार करने के लिए नहीं निकले बाहर। राजभर जी, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया, क्यों प्रचार करने के लिए आप बाहर नहीं निकले? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और हमारी सीट पर खासतौर से मैं अगर अपनी, आपकी आवाज चली गई जी। दूसरे, सरकार बनेगी तभी हमको 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे, सरकार बनेगी तभी आप हमको जातिवार जनगणना करा सकते हो, सरकार बनेगी तभी गरीबों का इलाज फ्री में कर सकते हो, सरकार बनेगी तभी आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर सकते हो, सरकार बनाओगे तभी आप हमारे आवारा पशुओं से छुटकारा दिला सकते हो। जहूराबाद से अकेले नहीं आप दिला सकते हो, हम लोग जहूराबाद आपको जिता के भेज देंगे, आप जाओ प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मेहनत करो। लेकिन तो मैं राजभर जी, प्रदेश अगर गंभीरता से भी पूछा जाए, सरकार आप बनाएंगे, लेकिन आपको अपने मतदाता तक पहुंचना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, जताना चाहिए कि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। सवाल उठ रहे हैं इस बात पर कि आप क्यों नहीं निकले बाद में? क्योंकि देखिए, आप वो पहले नेता थे, आप वो पहले नेता थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट 2018 में छोड़ा था, और आपसे ही एक तरह से ये शुरुआत हुई थी, जो पहली बार लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से भी क्या लोग निकल के जा सकते हैं। तो आपने एक बहुत चुनौतीपूर्ण कदम लिया था और विपक्ष के हौसले उसी से कुछ बुलंद होने शुरू हुए थे। तो आपका चुनाव प्रचार में नहीं निकलना, आखिरी के कुछ चरणों में, सवाल गंभीर उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे विधानसभा के लोगों ने मुझसे ये कहा कि जाओ सरकार बनाने के लिए, जहूराबाद से सरकार नहीं बनेगी, हम आपको जहूराबाद से जितवा देंगे, आप जाओ प्रदेश में माहौल बनाओ। चूंकि प्रदेश में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक में और सामान्य वर्ग में भी इस बात की हनक पहुंची कि एक नेता कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे सकता है जो हमारे लिए, वो जब बात जातिवार जनगणना की नहीं मानी गई, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं मानी गई, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात नहीं मानी गई, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात नहीं मानी गई, प्रदेश में अमन चैन कायम करने की बात नहीं मानी गई, तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारा नेता इस्तीफा दिया है। तो हमारा नेता हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम नेता के लिए लड़ेंगे और सरकार बनाने के लिए नेता को फ्री छोड़ दिया। और जहूराबाद की जनता ने मुझे फ्री छोड़ दिया कि जाओ विभिन्न विधानसभाओं में आप काम करो, मेहनत करो और सरकार बनाओ। मैं तब से लगातार हमें उसी क्षेत्र में काम करता रहा, और आप देखिएगा कि जहूराबाद से कम जहूराबाद की जनता हमको 40 से 50 हजार वोट से जितवाएगी। ठीक है, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, कई कुछ अब आप जब आपके बेटे अरविंद राजभर अपना नामांकन भरने गए थे, उस समय कुछ आपके साथ जो लोगों का व्यवहार हुआ था उस पर आपने चिंताएं जताई थी कि आपकी जान को भी खतरा है।
उस दौरान क्या हुआ, कुछ उसका असर तो नहीं, उस लिहाज से चिंताएं हैं, आप बताइए क्या हुआ था जी। उससे हमारा फायदा हुआ, जो वोटर हमारे साथ नहीं जुटता था, वो योगी महाराज के गुंडों ने जो काम किया, अभी जो शिवपुर में बेटा प्रचार कर रहा था, वहां योगी के गुंडे जो है गुंडे दिखा रहे हैं। हमने उससे कहा कि तुम किसी से रुझना मत, चुनाव तुम जीतोगे, और किसी से रुझना मत। अभी भी योगी के गुंडे गुंडई कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे विधानसभा में योगी के गुंडे लपट करके हराने के लिए अभी वो तय नहीं कर पाए कि हम किसके साथ जाएं कि वो चुनाव हार जाए, और वो हराते हराते खुद हार गए। नहीं, जो ये गुंडई की बात है, ये तो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी अक्सर उठाती है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपकी सीट पर ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि शादाब फातिमा को भी चुनाव पे उतारा गया है, हाँ, कालीचरण राजभर भी चुनाव मैदान में है, तो आपकी सीट पे कहा जा रहा है वो जो उतरे हैं बसपा की तरफ से, क्या आपको लगता है कुछ मुश्किल होगी? जो आपको फायदा, जो आप कह रहे हैं 40-50 हजार वोटों का आपको फायदा होगा, क्या उसको तो नहीं कम करेंगे वो? नहीं, देखिए आपको बता दें, जितना बीजेपी और बसपा मिल के दोनों वोट पाएंगे, उतना वोट से हम जीतेंगे। आप देखिएगा। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि बसपा सपोर्ट कर रही है बीजेपी को? अरे भाई, टिकट आपके आवाज जो है बसपा में मिलता है, और बसपा से राजभर का टिकट काट करके बीजेपी से राजभर को टिकट दिया गया। इस उद्देश्य से दिया गया कि शादाब फातिमा मुसलमानों का वोट पा सकती है, राजभर को मुसलमान बसपा को वोट नहीं देगा। इस नाते चेंज करके बीजेपी के लोगों ने ये चाल चला, लेकिन इनका दाव उल्टा पड़ गया। इनका दाव इतना उल्टा पड़ गया कि आप देख लीजिएगा। अब चूंकि हमारी बात, मैंने 3 साल पहले कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, अब आज वो दिन खत्म हो गया। आज वो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। अब देखिएगा 10 तारीख को गिनती होगी, तो गिनती में माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बनने के लिए अब उनको तय करना है कि शपथ कब लेना है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे एनडीटीवी के जो दर्शक है, एनडीटीवी इंडिया के दर्शक, कि आपने कहा इस बार के 54 में से 50 सीटें तो आप लोगों को मिल ही रही हैं और आप लोगों की सरकार बनेगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ, नमस्कार, हमारे साथ खास मेहमान रामदत्त त्रिपाठी जी हैं, अलका लांबा हैं। अलका, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे पूछूंगी, क्योंकि तब हम रुक गए थे। हालांकि कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, लेकिन जो प्रियंका गांधी ने एक तो दाव चला वहां पर, जिस तरह से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए टिकट, वो सबसे ज्यादा मजबूती दे रहा है, या प्रियंका गांधी का चुनावी मैदान में लंबा रहना मजबूती दे रहा है? किस तरह से कांग्रेस अपना वजूद बचाते हुए दिख रही है इस बार के विधानसभा चुनावों में? निधि, आप इस बात की साक्षी हैं, पूरा उत्तर प्रदेश और देश ने देखा है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की जब से महासचिव प्रभारी बनी 2020 कोरोना महामारी के बीच में, अगर मदद देते हुए लोगों को जमीन सड़क पर कोई दिखा तो वो प्रियंका गांधी थी। तो वहां से जो संघर्ष शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा कि महिलाएं एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं, जिन्हें हाशिए पर रखा गया है। उन्हें केंद्र में लाने का काम, उनके मुद्दों को केंद्र में लाने का काम, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम, और नारे तक ही नहीं रुकी प्रियंका गांधी जी, आगे बढ़कर 40% महिला जो सीटों को सुनिश्चित किया और 160 के करीब महिलाएं चुनावी मैदान में खड़ी की, और 403 सीटों पर पार्टी अपने दम पर लड़ी। इन सब के आधार पर मैं ये कह सकती हूं कि पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन है अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन, और हम लोग डबल डिजिट में, मुझे विश्वास है, सीटें हम ले रहे हैं, और जो भी सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की एक अपनी भूमिका जरूर दिखते हुए मुझे इस बार दिख रही है। क्योंकि आप बार 7 अगर थी, तो इस बार क्या कांग्रेस अपना, जिस तरह से आपने कहा डबल डिजिट कहां पर पहुंचेगा? देखिए, मैं फिर कहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में जमीनी तौर पर नहीं थी, मैं पंजाब और गोवा में जरूर रही हूं, लेकिन मैं आपको फिर यह भरोसा दिला रही हूं, किसानों का मुद्दा हो, लखीमपुर खीरी में किसानों को जिस तरीके से कुचला गया, जिस तरह से बेल हुई बीच चुनाव में उनकी, जिनके ऊपर दोष थे, आप हाथरस की बेटियों को देखें, उनके पीड़ित परिवारों को टिकट देने का काम किया, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अगर जमीन पर ठीक है अलका, आपने अपनी बात कही और हमारे साथ, और वही है कि धर्म और जातियों पर जो राजनीतिक चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है, मात्र प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से वो चुनाव आज जाति और धर्मों पर नहीं, मुद्दों पर हो पाया। बिल्कुल, दावे सब नेता कर रहे हैं, सब पार्टियों के तरफ से दावे आ रहे हैं, लेकिन 10 मार्च को क्या होगा ये अहम रहेगा। मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आलोक वत्स हमारे साथ है, रामदत्त त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग तुरंत लौटते हैं।
और वाकई में पोल्स ऑफ पोल का इंतजार है, लेकिन वाकई में 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल हैं उनका पोल हम बताएंगे। रामदत्त जी, मेरा सवाल आपसे संक्षेप में, क्योंकि आपका क्या आंकलन है आज जिस तरह से 6 बजे मतदान समाप्त हुआ, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्या आंकलन आपका, क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पिछली बार बीजेपी को करीब 25% का जो उछाल मिला था और उससे इतनी सीटें आई थी 300 से पार। तो फ्लोटिंग वोट या जो लोग परिवर्तन चाहते थे बड़ी स्ट्रांग उसमें थी उस समय अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ। इस बार जो हम लोगों से मिले जुले, जो लोगों से बात की, तो उसमें तमाम ऐसे कारण थे कि चूंकि योगी सरकार ने गुड गवर्नेंस या वेलफेयर या लोगों की खुशहाली पे काम नहीं किया, और बल्कि ज्यादा जोर उनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मंदिर पे रहा, उसके अलावा डराने धमकाने का जो काम करने की शैली थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो हम मिले, किसान भी हैं, नौजवान भी हैं नौकरी की वजह से, और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में बदलाव की चाहत तो हमने देखी। अब उस बदलाव की चाहत में चूंकि गैप काफी था, तो इसलिए ये क्लियर कट अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी उसमें कितना नीचे जा करके ठिकी और अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी गठबंधन कितना ऊपर गया। लेकिन यह है कि काफी लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है पहले के मुकाबले, और बदलाव की चाहत तो स्पष्ट दिखी। अब वो कितना उसमें वोटों में कहाँ क्या हुआ, और एक चीज और भी दिखी कि चाहे बनारस भी ले लीजिए, तो बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतदान के प्रति उतना उत्साह नहीं था, उनके इलाकों में भी वो दिखा, और जबकि विपक्षी खेमों में काफी उत्साह दिखा। और इस बार मुझे लगता है कुछ ऐसी शक्तियां भी जो खाली यूपी में अखिलेश बनाम योगी के बजाय जी, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ आए और काम कर रहे थे जिनको लगता है कि अगर यूपी बीजेपी दोबारा आ गई तो आगे चल के देश के संविधान या उसके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत सारे लोग लगे थे। ऐसे लोगों का, ऐसे विचार का कितना प्रतिशत है जो लाभार्थी स्कीम है जो बीजेपी की चलाई गई, क्या वो उसके लिए कारगर साबित होगी, या फिर जिस तरह से दुहाई दी जा रही कि डराया धमकाया गया उसका असर होगा? बहरहाल 10 मार्च को ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो शाम के 6 बज चुके हैं। देश की बात में हमारे इंतजार है पोल ऑफ पोल्स का, एग्जिट पोल्स का। हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या एजेंसियां आंकड़े देती हैं, क्योंकि अब अटकलों का बाजार गर्म है। हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी से हैं। आलोक जी, पिछली बार 2017 में जो बीजेपी का प्रदर्शन था, 25% का उछाल एक तरह से देखा गया था, 312 सीटें आई थी, और वो जो प्रदर्शन था, क्या बीजेपी इस बार भी दोहराने में कामयाब रह सकती है? देखिए निधि जी, वो प्रदर्शन तो शायद हम नहीं दोहरा पाए, क्योंकि वो प्रचंड बहुमत, एक वेग, एक तूफानी दौर था वो। लेकिन अभी बहुत डिविसिव फोर्सेस और बहुत सत्ता के लोलुप लोग इधर उधर दाएं बाएं किए हैं, आयाराम गयाराम वाले बहुत इधर उधर किए हैं। लेकिन ये भी अकाट सत्य है, अपने दम पे योगी जी और मोदी जी के कार्यों के बदौलत भय मुक्त वातावरण, लुटेरे माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी जी ने अपनाई है, उसके बदौलत हम दोबारा सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। आलोक जी, तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो 10 मार्च का भी इंतजार नहीं किया और आपने आज ही कह दिया कि वो प्रदर्शन तो नहीं रहेगा। और तो क्या ऐसा कमी रह गई, क्या गलत ऐसा हुआ? आप डिविसिव फोर्सेस की बात करें, लेकिन क्यों उसको सहेजने में आप लोग कामयाब नहीं रहे? मैं आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि आप ही ने कहा है कि वैसा प्रदर्शन तो नहीं रहेगा। बहुत से लोग जो हमसे जुड़े हुए थे जी, वो देखिए, कुछ इसमें आया गया राम थे जो सत्ता के लोलुप हैं। ये पहले 2016 में इन्होंने धोखा दिया मायावती जी को, बहन मायावती जी को। यहाँ एन मौके पर इन्होंने योगी जी को धोखा दे दिया। इनकी तो नीति वही है। इसके पहले ये मुलायम सिंह जी के साथ थे। तो इन लोगों को तो चाहिए
पद, पैसा वो अगर नहीं मिला सही ढंग का तो ये टहल लेते हैं। तो इनके कारण देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का आप राजभर जी से बहुत नाराज नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। अनुपम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनुपम। निधि जी, यूपी से आलोक जी से पूछना चाहूंगा, जब इनको आया राम और गया राम इतना पता थे तो ये आलोक जी ने उन गया राम और आया राम को लिया क्यों? और जब इनके यहाँ आते हैं तो वो सब बिल्कुल साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जब इनके यहाँ से चले जाते हैं तो वो सब भ्रष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन लगाई है बीजेपी ने आलोक जी? आलोक जी वो बता दीजिए सबको। मिश्रा जी, हाँ बोलिए। में आदमी बहुत मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हमारे यहाँ चरित्रवानों की इतनी भीड़ है कि उसमें कोई अगर कुछ चरित्रवान भी आता है तो उसको हम चरित्रवान बनाने की कोशिश। लेकिन जब तक आप क्या रहता है, जब तक आप क्या रहता है, ऑब्वियसली जब लोग गुंडों माफियों के पास चला जाएगा, बलात्कारियों के पास चला जाएगा, लैंड ग्रैबर के पास चला जाएगा, वो जब पाकिस्तानी अलका इसमें कुछ बोलना चाह रही है क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। अनुपम और आलोक जी, ये बहुत अहम हो जाता है। नहीं, ये अहम हो जाता है कि जब कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो आप उसे गुंडे का शब्द कह सकते हैं, और जब आपकी पार्टी में होता है तो नहीं होता। अलका, आपका क्या, आप कुछ कह रही हैं? निधि, मैं सिर्फ 3 पॉइंट रखती हूँ। पहले तो तारीफ करती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ने ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार कर लिया कि 17 वाला प्रदर्शन नहीं दोहराने वाले। और याद रखिएगा 17 में केंद्र में इनकी सरकार थी और उसके बाद मोदी जी ने कहा मुझे डबल इंजन की सरकार दीजिए, ये डबल इंजन जो है काम करेगा। आज डबल इंजन फेल हो गया, ये भाजपा के प्रवक्ता के कथन से तय होता है। अब आप आइए, क्यों यहाँ आ रहे हैं, क्यों वोट प्रतिशत गिरा, लोगों में निराशा आई, लोग भाजपा आलोक जी आपको समय मिलेगा। आलोक जी मैं आपको समय दूंगी, आप ही के पास आऊंगी। अलका को पूरा करने दीजिए। मैंने कब कहा कि हम हार रहे हैं? मैंने कब धन्यवाद कह रही कि उन्होंने हार स्वीकार लिया है? नहीं, आपके 25% जो वोट कम हुआ वो भाजपा की डबल इंजन की निराशा का कारण है। जो इनको 17 में वोट देने निकला वो 22 में नहीं निकला। दूसरा बात, ये इसलिए चूक रहे हैं क्योंकि जो जाति और धर्मों का चुनाव होता था वो इस बार होते हुए दिखा नहीं, जिसका लाभ इन्हें मिल नहीं रहा है, और डबल इंजन की सरकार फेल हुई है। या अगर ये, फिर मैं कह रही हूं निधि, अगर ये जाति और धर्मों के बीच में हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम चुनाव होता तो भाजपा कहती भरोसे से कि हम ज्यादा सीटें ला रहे हैं। ये चुनाव जाति और धर्मों से लेकिन अलका, वाकई हमें इंतजार करना होगा। हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा और समझना होगा कि वाकई में मुद्दे कौन से चले हैं। जो विपक्ष ने मुद्दे सामने रखे, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से तमाम मसले सामने रखे, क्या उसका असर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। रामदत्त जी, जो एक परसेप्शन की लड़ाई है, पिछली बारी जिस तरह से आपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की कि वो हमारे सामने रखा गया, ऐसा लगा कि बीजेपी ही हमारे मंदिरों को ही धरोहर संभालेगी, वो तो सभी की है। लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की बात सामने थी, जिस तरह से बेरोजगारी का सामने मसला आया था। लेकिन क्या ये वाकई में मुद्दे बने हैं? क्या विपक्ष इन मुद्दों को बीजेपी पर लगा पाया है, थोप पाया कि नहीं? इसी की वजह से, बीजेपी की वजह से ही ये सब हुआ हो? देखिए, विपक्ष ने जो किया सो किया, लेकिन हम जब लोगों से मिले, या आप देखिए इस समय तो इतने इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं या चैनल के लोग भी जा रहे हैं सब जगह, तो लोग तो खुल के अपनी समस्याओं की बात कर रहे हैं। और उसके पहले भी देखिए आंदोलन भी कर रहे थे। आप देखिए जो रोजगार पाने वाले जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, कल वो पूरे तमाम सैकड़ों छात्र जो है, बल्कि हजारों, वो ट्रेनों से इलाहाबाद से नारे लगाते हुए बाकायदे गए हैं अपने अपने इलाके में, पूर्वांचल में वोट देने। इसी तरह सरकारी कर्मचारी बड़े तादाद में, जिनकी अच्छी खासी संख्या है, उनको ओल्ड पेंशन वाले को लेके वो मोबिलाइज रहे हैं। जहां जहां भी हम लोग गांव में गए हैं, किसान ये छुट्टा जानवरों को लेके बहुत परेशान है, फसलों को लेकर के बहुत परेशान रहे हैं। इसके अलावा जैसे किसान नौजवान बताए, माइनॉरिटीज के मन में भी तमाम एक जेन्युइन बोनाफाइड डर, दहशत की उनके वोटिंग राइट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आगे चल के क्या होगा हिंदू राष्ट्र में। तो ये तो वोकल सेक्शन था। बीजेपी बहुत कुछ इस बात पे उनको निर्भर कर रही है कि हमने जो सरकारी योजनाएं बांटी हैं, चाहे नमक हो, आटा है, दाल है, राशन है, ये सब है, इसकी वजह से हमको एक जन समर्थन मिलेगा। लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि उस तरह का मिलेगा, क्योंकि
इसमें ओबीसी खास करके नाराज है, दलितों में भी आरक्षण को लेके बहुत सारी शंकाएं हैं। तो जो वोकल सेक्शन है समाज का, वो तो सत्ता परिवर्तन के लिए बदलाव की बात कर रहा था, और बदलाव में इस बार एक खास परिस्थिति ऐसी थी कि अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा था ही नहीं, मायावती पिक्चर में नहीं थी, कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है, तो सीधी लड़ाई हो गई। अब सीधी लड़ाई में अल्टीमेटली ऊपर से तो यही लगता है, जितने पत्रकारों से हमने बात की है हर जिले में यही लगता है कि भाई बीजेपी हर जगह लूज कर रही है, कहीं 2 सीट लूज कर रही है, कहीं 3 सीट लूज कर रही है, कहीं 4 सीट लूज कर रही है। तो अगर ये ट्रेंड है जो लोगों ने बताया है, उसके हिसाब से बीजेपी को कम से कम 150 सीटों का लॉस होना चाहिए, 150 से ज्यादा सीटों का लॉस होना चाहिए। 150 से ज्यादा सीटों का लॉस होना चाहिए। अगर मैं अनुपम आपके पास आऊं, जो किसानों का मुद्दा था 1 साल तक ज्वलंत रहा, लेकिन एक समय लगा कि 3 फेजेस तक ही उसका जो लाभ है आरएलडी एसपी को मिलेगा। आगे क्या जो छोटा जानवर की समस्या थी उसको आप लोग ठीक से, जनता के सामने तो है ही ये मसला, लेकिन क्या वो टिका? क्या आपको लगता है विपक्ष ये मुद्दा छोटा जानवर का बीजेपी पर लगा पाया कि बीजेपी इस क्षेत्र में नाकाम रही? निधि जी, ये तो मुद्दा रहा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की यदि आप आखिरी एक स्पीच सुने तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और जब चुनाव सर पे आ गया और उनको दिखाई देने लगा कि ये विषय इतना आहत करने वाला है कि किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो रही है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। किसानों की समस्याएं मूलभूत पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लें या पूर्वी उत्तर प्रदेश को लें एक जैसी है, कमोवेश उनका जीवन पद्धति भी वही है और उनकी निर्भरता भी कृषि पे लगभग एक जैसी है। तो वो समस्याओं को हम ये नहीं कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग है, पूर्वी में अलग है। और वो जो चुनाव में रहा, अगर आप उसकी बात करें तो एक जैसा ही मुद्दा है, उनको फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, उनको आवारा पशुओं से कोई छुटकारा नहीं मिला, सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। जब चुनाव सर पे आ गए और उनको लगा कि इससे उनके वोट पे असर पड़ सकता है, तब वो सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो ये चरित्र बन गया है कि जब कोई चीज उनके बिल्कुल सर पे आ जाती है और उनको लगता है नुकसान करेगा, ये वोट बैंक बन जाएगा या ये वोट बैंक बिखर जाएगा, तब वो उस पर सिर्फ बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जनता को कहते हैं कि आपने हमारा नमक खाया है। ये जो राशन बांटा जा रहा है ये किसी का नहीं है, ये हिंदुस्तान के ईमानदार टैक्स पेयर के पैसे से दिया जा रहा है, और ये उसी किसान को भी वापस किया जा रहा है जो अपने खून पसीने की कमाई से खेत में हल चला करके सरकार को देता है। तो बड़ी ये किसानों में इन सब बातों की बड़ी नाराजगी, यदि आप ग्रामीण स्तर पर जाएं तो किसानों को भी ये कहते सुना मिला गया। ये जो प्रधानमंत्री जी का वाक्य था ये भी बहुत उनको आहत किया है कि बताइए हमारा ही अनाज और हमारी उपजाई हुई फसल, उस पे प्रधानमंत्री जी हमको नमक खाना बता रहे हैं। आप अन्नदाता, आप इतनी बड़ी आबादी को इस तरीके से किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। पहले आप उनको आत्महत्या करने पे विवश करते हैं, फिर आप उनको अपनी जीप से रौंदते हैं। लेकिन अनुपम जी ऐसा है कि जब कोई भूखा हो, हर ही कोई किसान की बात नहीं है, बेरोजगार मजदूर हो, बहुत बड़ा वर्ग था। अलका, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तो चलिए एक बहुत अच्छी सोच जो सामने रखी गई, महिलाओं को 30% आरक्षण की बात सामने रखी गई, बहुत अच्छा था, स्वागत योग्य। अब तमाम राजनीतिक दलों को इसे हमेशा आगे फॉलो करते रहना पड़ेगा, इसकी नींव बो दी गई, ठीक है। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से तमाम लाभार्थी स्कीम्स चलाई गई हैं, जिस तरह से गरीब को अगर खाना मिल जाए वो उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि ये जो भी इम्बैलेंसेस रहे हैं उसको इवन आउट कर देगा और बीजेपी के पक्ष में वोट जा सकता है? इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? निधि, साफ मैं आपसे कह रही हूं, भाजपा उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 4 राज्य मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने लोगों को निराश किया है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बाकी 3 राज्यों में भी भाजपा बाहर होने जा रही है। पंजाब में इनका कोई वर्चस्व है नहीं। प्रियंका गांधी अकेली नेता है, निधि आप इससे इत्तेफाक रखेंगी। भाजपा शासन में थी, उस भाजपा के कुशासन के खिलाफ अगर सड़कों पर पूरा संघर्ष करते हुए कोरोना काले तालेबंदी से लेकर अभी तक कोई दिखी तो बहन मायावती नहीं दिखी होंगी। इवन अखिलेश भी आपको, चाहे वो हाथरस की पीड़ित बेटी के साथ अन्याय हो रहा हो और चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला, आपको अखिलेश नहीं दिखे, आपको एक महिला दिखी, वो उसका नाम था प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी जी ने भाजपा के कुशासन के खिलाफ जो माहौल बनाया है वही आज भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहा है। कांग्रेस में तो सबसे बड़ा आरोप कंटिन्यूटी का लगता है कि चुनावों के दौरान कांग्रेस सक्रिय हो जाती है
और उसके बाद गांधी परिवार सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद गायब। अनुपम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आलोक जी के पास आऊंगी। 2020 में चुनाव नहीं था, 21 में चुनाव नहीं था, उत्तर प्रदेश का चुनाव 22 में आया, कोरोना महामारी 20 में थी, और उससे पहले हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाएं तो 18 और 17 में हुई। और निधि, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी परिवार नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि वो गांधी परिवार का त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है, और हमें विश्वास है उस नेतृत्व पर, और उसी के पीछे पूरी कांग्रेस। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व ये है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी करना है। बहरहाल अनुपम जी, आप कुछ कह रहे थे। वही प्रियंका गांधी जी ने मैं ये कह रहा था निधि जी, ठीक है अलका जी। देखिए, अलका जी ने अच्छा डिफेंड करने की कोशिश की, और करना भी चाहिए, और वो अच्छी बात है, अच्छी तरीके से बात भी रखती हैं। लेकिन जितनी मेहनत अलका जी कर रही है, उतनी मेहनत यदि प्रियंका जी ने की होती उत्तर प्रदेश में, और आपने खुद ही कह दिया, इसलिए मेरे प्रश्न का वो उत्तर आपने दे दिया कि कंटिन्यूटी का बहुत ब्रेक है। प्रियंका जी ने उस तरीके से नहीं किसानों की, लोगों की उसमें आई। जयंत जी, मैं आपको बताता हूँ, जयंत जी एकमात्र ऐसे नेता थे, नाम बताइए। जयंत जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो हाथरस वाले कांड के पूरे प्रदेश ने नहीं, पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। जयंत जी ही पहले वो नेता थे जो लखीमपुर में भी सरकार ने सब तरफ से उनको रोकने की कोशिश की, 13 घंटे लगातार चल के वाहन बदल करके वो किसानों के उसमें पहुंचे और लगातार शामिल रहे। तो मेरा आपसे, और मतलब बल्कि मैं आपको तो धन्यवाद दे रहा था, आपने उसको शायद समझा नहीं कि आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये मेहनत बहुत ढंग से की जाती तो शायद उत्तर प्रदेश के परिणाम आज दूसरे होते। नहीं, और अनुपम जी, अगर जीत हार और ये विचारधारा की लड़ाई की बात है, रामदास जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या विपक्ष एकजुट हो सकता था जो नहीं हुआ? हालांकि अखिलेश यादव ने पिछली बार कांग्रेस के साथ एक गठबंधन किया, उसका उनको फायदा नहीं मिला, लेकिन क्या इस बार तमाम विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत थी? क्या जो मनभेद हैं उनको समाप्त, उनको हाशिए पे रखा जा सकता था? आपका क्या आंकलन आज? आप म्यूट हो गए सर। हाँ जी। विपक्ष में भी देखिए, जो पिछले चुनावों के विश्लेषण अगर आप करें तो कुछ कंट्रडिक्शंस हैं। उनका वोट बैंक या जनाधार जिसको कहते हैं, वो आपस में ट्रांसफर नहीं होता हर एक, क्योंकि सोशल प्रेजुडिसेस हैं। जैसे जब बसपा और कांग्रेस का हुआ तो कांग्रेस के तमाम जो वोटर थे वो बसपा में जाने के बजाय 96 में बीजेपी में चले गए थे, और तभी बीजेपी बहुत मजबूत हुई थी। पिछली बार यही हुआ कि जब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का हुआ तो कांग्रेस के कुछ वोटर हैं, देखिए वो एक वर्ग ऐसा है समाज का जो पिछड़े या दलित बिरादरी से मुख्यमंत्री नहीं पसंद करता है। तो वो जो समझौता हुआ तो उसमें भी कांग्रेस के कुछ वोटर जो है, जो जिन सीटों पे कांग्रेस नहीं लड़ी, 311 सीटों पे, वो उसका लाभ नहीं मिला। बहरहाल वो बीजेपी की तरफ चले गए, वो दिखाई पड़ा। अब जहां तक तालमेल की बात है कि देखिए, जो समान जिनका हो सकता था, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने इसीलिए छोटे छोटे उनसे किया, कि जैसे ओम प्रकाश राजभर से किया, महान दल वालों से किया, या जयंत चौधरी से किया, एक तरह से जो पुराना लोग। तो मैं आपको रामदास जी रोकूंगी, एक पोल्स ऑफ पोल आ गया, फुल स्क्रीन वो दिखाते हैं स्क्रीन, जिस तरह से पोल ऑफ पोल्स का ये आया है सामने। उत्तर प्रदेश में क्या आंकलन है, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जिस तरह से हमारे सामने ये पूरी एक नंबर्स आ गए हैं, काफी अपने आप में रोचक और दिलचस्प नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी, अलका, क्योंकि आप पंजाब की बात कर रही थी, देखिए पंजाब में तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई है, बहुमत नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रोकने में जो भाजपा की बी टीम के तौर पर करती आई है, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे दूसरे राज्य, वही काम करते हुए दिख रही है, कोई सरकार बनाते हुए नहीं दिख रही। और मैं आपको फिर कह रही हूं, आपके एग्जिट पोल, क्योंकि पंजाब की धरती पर 1 महीना निरंतर रहकर काम किया है, मैं आपको आज भी कह रही हूं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये लिख लीजिएगा आप, क्योंकि ये पोल 2017 में आम आदमी पार्टी की विधायक रही। उत्तराखंड देखिए अलका जी, उत्तराखंड देखिए। हाँ, उत्तराखंड का क्या है? मैं आपके उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर है और आगे ही है बीजेपी। नहीं, बीजेपी को बहुमत सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में मिलते हुए दिखा रही है, बाकी उनके अन्य राज्यों में आप उन्हें भी बहुमत मिलते हुए नहीं दिखा रही है। यानी कि ये लग रहा है ओवरऑल हंग असेंबलीज की तरफ जो है अधिक तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर पंजाब में हमारी सरकार रही, मैं आपको फिर कह रही हूं, वह भाजपा अकाली नहीं था, विपक्ष के तौर पर
करोड़ों के विज्ञापनों पर अरविंद केजरीवाल जी ने फूके हैं, उसके आधार पर थोड़ा सा वहां पर उनका हवा जरूर थी, लेकिन वो हवा वोट में तब्दील नहीं हो रही, ये मेरा भरोसा है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुझे भरोसा है। चलिए, आपको भरोसा है। अब यूपी में भी तो आप देख लीजिए, अगर रामदत्त जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पे तो फिर भी बीजेपी आती हुई दिख रही है। बहरहाल ये तमाम एजेंसी, तमाम जो एग्जिट पोल्स हुए हैं, उसका एक सार है सामने। बिल्कुल जी देखिए, ये तो एक एवरेज निकाला होगा आपके जो एडिटोरियल डेस्क है उन लोगों ने, बाकी सबका मिला के। जी चुनाव वैसे होता नहीं, परिणाम ऐसे नहीं आते, एवरेज काट के नहीं निकलते हैं। खैर, लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए कि सही है, तो आप ये भी देखिए ना कि 326 से तो 60 और 26 करीब 80-85 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई जो एक ट्रेंड था कि बीजेपी से लोग नाराज हैं या छोड़ के जा रहे हैं, वो तो मतलब साफ दिख रहा है। हालांकि और इसका एक मतलब फिर ये भी निकाला जाएगा कि जो तमाम जो लाभार्थी वाली बात है, उसने रोका है बीजेपी को यहाँ तक, नहीं तो और भी नीचे गिरता। बिल्कुल, 5 में से 4 राज्य बीजेपी को जा रहे हैं, और पंजाब जो है वो अगर आम आदमी पार्टी को जाता है तो ये भी एक बीजेपी के लिए, अगर मैं आपके पास आऊं आलोक वत्स, अब बहुत बड़ी चुनौती है। अब दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता बनाती हुई, हासिल करती हुई दिख रही है। देखिए निधि जी, पोल ऑफ पोल्स ने ही बता दिया कि 5 में 4 राज्यों में हम वापसी कर रहे हैं। ये मैं पहले से कह रहा था कि हमारा योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके का लोगों को रिलीफ, डायरेक्ट रिलीफ देने का हमने गरीबों का काम किया है, वो कहीं ना कहीं अपना गुल जरूर खिलाएगा। और आज इन तमाम चीजों को झुठलाते हुए सारे ओपिनियन पोल्स हमें 4 जगह सरकार बनाने के लिए दिखा रहे हैं। और आप शायद पंजाब में भी कुछ उथल पुथल हो जाए लास्ट मिनट में, वैसे वहां आम आदमी पार्टी की शुरू से एक हवा बनी थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ग्राउंड रियलिटी वहां कुछ और है। वहां पर लास्ट मिनट में जो कॉन्फ़िगरेशंस हुए हैं, उसमें आपको आश्चर्य होगा अगर हम वहां सरकार बनाने की स्थिति में वहां भी आ जाए तो। लेकिन हमारी 44 प्रधानमंत्री योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, और 17 योगी जी की जो योजनाएं थी जिसको हमने धरातल पर उतार के कार्यान्वित किया है, उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि हम सभी जगह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर वापसी करेंगे और देश को और राज्यों को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो हम निरंतर करते आ रहे हैं। अलका, पंजाबी की बात हो रही है। कांग्रेस ने अगर इन पोल्स ऑफ पोल को हम यकीन करें, जीता जिताया जो राज्य है, क्यों उसके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है इधर? मैं क्या कह रही हूं, गलत बिल्कुल जी नहीं निधि, हम लोग बिल्कुल सरकार में थे। लोगों की जो भी शिकायतें रही होंगी वो हमसे ही रही होंगी, और अंत में हम लोगों ने पूरा चन्नी जी के 111 दिन में उसको कवर अप करने की बहुत कोशिश की। और चन्नी जी का चेहरा, एक मुख्यमंत्री का चेहरा, हमने उस एक राज्य में आगे प्रमोट करके दिया भी है। मैं आपसे फिर कह रही हूं, कोई दो राय नहीं आज स्वीकार करने में कि आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता और पैसे के दम पर वहां पर एक हवा बहुत पहले से बनानी शुरू कर दी थी। हमारे फैसले थोड़ा से उनके मुकाबले लेट हुए, लेकिन उसके बाद हमने मोमेंटम बनाया और मुद्दे मैं कहूंगी लास्ट के 3 दिन में बिल्कुल पलट गया। खालिस्तान का मुद्दा, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा उठाए गए सवाल पे हाँ या ना भी नहीं कह पाए। दीप सिद्धू की मौत दुर्घटना में हो जाना, लोगों का वोट वहां पर, डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम की बेल हो जाना और उनका भाजपा के बूथ पे बैठना, भाजपा के अध्यक्ष का, पंजाब के अध्यक्ष का ये कहना कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए, सुरक्षा के लिए, एकता के लिए खतरा है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए। तो लास्ट के 3 दिन में बहुत कुछ बदला है निधि, जिसके आधार पर मैं कह सकती हूँ तो इसका आकलन आपको था। अलका, ये आपने बहुत अहम बात की, और जिस तरह से आलोक वत्स ने भी कहा कि कुछ सीटें बीजेपी ने भी खोई, लेकिन जिस तरह से पंजाब, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, पंजाब था एक तरह से कि इतना बड़ा राज्य कांग्रेस का है, तो कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है उसके लिए बहुत अहम है पंजाब को दोबारा जीतना या उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूती से सामने रखना। लेकिन जिस तरह से अलका लांबा ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि पैसे का इस्तेमाल किया गया, आतंकवाद का मुद्दा या डेरा सच्चा सौदा,
कि बाबा राम रहीम, तमाम चीजें कांग्रेस, तो ये तमाम राजनीतिक दल आंकलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अहम हो जाता है। अंत में रामदत्त जी, मैं आपसे संक्षेप में जो पंजाब का अगर आम आदमी के पास चला जाता है, कांग्रेस के हाथ से निकलता है, लेकिन बीजेपी के लिए भी, और क्या किस तरह से देख रहे हैं आप एग्जिट का पोल्स ऑफ पोल्स पंजाब को? देखिए, मुझे लगता है इससे बीजेपी को संतोष होगा कि कांग्रेस को न मिले, भले आपको मिल जाए, तो वो पॉलिटिकली तो ये उनके लिए बहुत संतोष की बात होगी। अच्छा, आपको लग रहा है संतोष की बात थी, लेकिन बहरहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब में आ रहे हैं, तो वो पंजाब में तो फिर रुकेंगे नहीं, फिर वो आगे बढ़ेंगे। बहरहाल उत्तराखंड जो बिल्कुल कांटे की टक्कर बना हुआ है, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अपने आप में इसको आप किस तरह से देख रहे हो? उत्तराखंड में आपको लग रहा है जिस तरह से इसमें बीजेपी तो बना दी गई है, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो तमाम हमें फोन कर करके बताते हैं कि यहाँ पे तो कांग्रेस आ रही है इस बार, तो जो कांटे की टक्कर वाली बात है वो साफ दिख रही है पोल्स ऑफ पोल्स में। देखिए, कांटे की टक्कर की भी बात मिल रही है, और देखिए ये हम लोग कल ही बात कर रहे थे, 3-4 पत्रकार थे कि भाई ये एग्जिट पोल वाले किसी को कहीं मिलते हैं, तो हमें तो मिलते नहीं। अब इनका कितना बड़ा सैंपल बेस होता है पता नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पे निर्भर करके हमें बहुत ज्यादा उस पे करना चाहिए, और जब तक फाइनल काउंटिंग नहीं होती, हमें कांटे की टक्कर वाले पे ही चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और हमें तो 10 मार्च तक का इंतजार रहेगा। बहरहाल जो भी नतीजे है, तो पोल्स ऑफ पोल्स में यह है कि 5 में से 4 राज्य बीजेपी को जा रहे हैं और 1 राज्य पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी को जा रहा है। बहरहाल चर्चा लगातार जारी रहेगी, और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा आने वाले हैं, और लगातार ये चर्चा देखिए बहुत दिलचस्प है। 10 मार्च तक राजनीति दिलचस्प रहने वाली है। नमस्कार।